हम लोग यहाँ पे मिक्सचर को सेपरेट करने का एक और तरीका देख रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी। ऐसे तो 9th क्लास में क्रोमेटोग्राफी पढ़ने का नहीं है, बहुत कम पढ़ने का, बस एक एग्जाम्पल दिया है, बस उसको देख लेना है और थोड़ा सा नाम दे दिया। क्रोमेटोग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। जैसे क्रोमेटोग्राफी का आप देखिए 4 टाइप है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी का भी 3-4 पार्ट है। तो क्रोमेटोग्राफी बहुत बड़ा लेक्चर है। ऑलमोस्ट हम अगर पूरा क्रोमेटोग्राफी पढ़े तो ऑलमोस्ट 10 लेक्चर लग जाएगा हमको इसको पढ़ने में, 10 या 8 है ही। तो हम लोग बस सिंपल सा जो जितना हमको ज़रूरत है जानने का उतना हम एक बार यहाँ पे जान लेंगे, जितना हम लोग समझ सकते उतना ही पढ़ ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। क्रोमेटोग्राफी इज ए लेबोरेटरी टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। एक ऐसा टेक्निक है, लेबोरेटरी टेक्निक है, लेबोरेटरी में किया जाता है। द मिक्सचर इज डिजॉल्व इन ए फ्लूइड कॉल्ड द मोबाइल फेज। इस मिक्सचर को जिसको हमको सेपरेट करना है उसको लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है, फ्लूइड में डिजॉल्व किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल फेज। विच कैरीज इट थ्रू ए सिस्टम। इसको एक सिस्टम से कैरी किया जाता है, शायद प्लेट हो या फिर सीट हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेज। अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि मोबाइल फेज क्या है और स्टेशनरी फेज क्या है। अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं, बस इसको डिफिनेशन एक बार आप लिख लीजिए। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। 4 टाइप का क्रोमेटोग्राफी होता है, पेपर, लिक्विड, गैस और थिन लेयर। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी, हम लोग बाकी 3 को नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी इम्पोर्टेंट है, इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे कि लेक और रिवर का उसमें कितना वाटर निकालते हैं कि बोलते हैं कि यहाँ का पानी ज़्यादा पॉल्यूशन है, ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, तो हम वहाँ पे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज करके उसके पॉल्यूशन लेवल को निकालते हैं, रिवर या लेक का। तो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस एक पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ने वाले हैं। देखिए जो आपके 9th के बुक में क्रोमेटोग्राफी दिया है उसमें देखिए उसका ऐसा टॉपिक दिया है, इसका टॉपिक है इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो ब्लैक इंक में डाई होता है वो सिर्फ ब्लैक कलर का होता है कि और उसमें और कलर का होता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है ना कि जो इस मार्कर में देखिए हम इंक डालते हैं, ब्लैक इंक डालते हैं, तो क्या ब्लैक इंक है, इसमें सिर्फ ब्लैक इंक, इसमें इसका जो डाई है, डाई मतलब होता है कलर, सिर्फ ब्लैक कलर का डाई है नहीं। इसमें हम इस एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे कि इसमें कौन कौन कलर का डाई है। हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, अभी हम लोग वीडियो देखने वाले हैं, उसको देखें फिर हम लोग इस पे आगे बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी और ब्लैक इंक देख रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमको ग्लास ऑफ वाटर का जरूरत पड़ेगा, टिश्यू पेपर का जरूरत पड़ेगा और सीजर्स का जरूरत पड़ेगा और फिर ब्लैक स्केच पेन का। टिश्यू पेपर की जगह हम लोग एक आता है क्रोमेटोग्राफी पेपर आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं क्योंकि क्रोमेटोग्राफी पेपर से एक्सपेरिमेंट ज़्यादा बढ़िया से होगा, लेकिन हमारे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर अवेलेबल नहीं, इसलिए हम लोग टिश्यू पेपर से इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। हम लोग टिश्यू पेपर का एक स्ट्रिप को कट कर ले सीजर्स की मदद से। अब हम लोग उस टिश्यू पेपर पे 3 सेंटीमीटर एबव एक स्केच पेन से लाइन खींच देंगे, थोड़ा गाढ़ा लाइन, जिससे कि वहाँ पे इंक वहाँ पे लग जाए, ब्लैक इंक वहाँ पे आ जाए। हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अब इस टिश्यू पेपर को हम लोग पानी में डुबा देंगे, इस तरह से पानी में डिप करेंगे कि जो ब्लैक इंक है, जो मार्कर से हम लोग लगाए हैं या स्केच पेन से लगाए हैं, वो पानी से जस्ट एबव रहे। वो ब्लैक इंक है या फिर जो लाइन खींचा हुआ है वो पानी में नहीं डूबना चाहिए। और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा कि जो वाटर है, जो इस हम लोग वाटर जो लिए इसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज, और जो टिश्यू पेपर लिए उसको बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी फेज। वाटर को बोलते हैं मोबाइल फेज और टिश्यू पेपर को बोलते हैं स्टेशनरी फेज। हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन रहेगा, वाटर जो है धीरे धीरे ऊपर होगा, टिश्यू पेपर की मदद से वाटर क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, दी वाटर ग्रेजुअली राइजेज अप दी टिश्यू पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। हम लोग कैपिलरी एक्शन अभी पढ़ लेंगे, कैपिलरी एक्शन क्या होता है। और जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा टिश्यू पेपर में, ये जो ब्लैक इंक होता है ना, ब्लैक इंक से ब्लैक डाई मतलब क्या होता है, कलर होता है। ब्लैक इंक बहुत सारा कलर डाई से मिलके बना हुआ रहता है, वही हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन कौन कलर के डाई से मिलके बना हुआ रहता है। डाई मतलब होता है कलर। जो ब्लैक इंक होता है वो बहुत सारा
डाई से मिलकर बना हुआ रहता है, बहुत सारा कलर का डाई से मिलकर बना हुआ रहता है। तो जो वाटर होगा वो क्या करेगा, अपने अपने साथ कुछ जो डाई प्रेजेंट है इंक में उसको ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए कि देखिए ऊपर कुछ दिख रहा है आपको, क्या वाटर ऊपर गया तो कुछ कलर भी ऊपर चल गया, कलर आपको अलग अलग कलर भी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो क्या किया, अपने साथ इंक पानी जो है टिश्यू पेपर की मदद से इंक को भी ऊपर लग चल गया। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि बीच में ग्रीन कलर आ गया है, नीचे रेड है, ऊपर नीचे येलो है। मतलब हम एक्सपेरिमेंट को एक बार और कंडक्ट करते हैं ज़्यादा अच्छा से देखने के लिए। आप कलर ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या कलर आता है, बीच में देखिए रेड कलर आ रहा था। एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा कर रहे हैं ताकि हमको अच्छे से दोबारा ऑब्जर्वेशन मिले। ऐसे भी कोई भी एक्सपेरिमेंट है एक बार में नहीं करना चाहिए, 2 बार कर लेना चाहिए, 3 बार कर लेना चाहिए, जिससे कि हमको बढ़िया से ऑब्जर्वेशन मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा कि एज वाटर मूव्स ऑफ द पेपर स्ट्रिप इट टेक्स अलोंग द डाइज प्रेजेंट इन द इंक। ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि जो कलर है जैसे से पानी ऊपर जा रहा है, अपने साथ जो इंक में डाई प्रेजेंट है उसको भी ऊपर ले जा रहा है। और जो ऐसा और ऑब्जर्वेशन रहेगा हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा द डाई विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व फर्स्ट राइजेज फास्टर एंड प्रोड्यूस ए कलर स्पॉट ऑन द पेपर एट हायर पोजीशन। जो डाई ज़्यादा, देखिए यहाँ पे जो डाई ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर में वो देखिए ज़्यादा ऊपर चला गया। देखिए ब्लू वाला कलर सबसे ऊपर है, फिर रेड, फिर येलो। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ब्लू जो है सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है और येलो सबसे कम सोल्यूबल है और रेड बीच में है। तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन है, ब्लू है, वो सबसे ऊपर चला गया है। आप लोग उस शॉर्ट वीडियो को देखेंगे, उसमें आप क्या देख रहे थे कि जो हमारा टिश्यू पेपर है उसका कलर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हमारा ऑब्जर्वेशन था कि वाटर ग्रेजुअली राइजेज ऑफ द टिश्यू पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से जो वाटर था वो टिश्यू पेपर में ऊपर जा रहा था। मान लीजिए टिश्यू पेपर है, यहाँ पे देखिए टिश्यू पेपर हम बना दिए ऐसा, यहाँ पे मेरा इंक था ऐसा, तो क्या धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे ऊपर वाटर ऊपर जा रहा, धीरे धीरे इंक भी ऊपर जा रहा था। और फिर अच्छा सबसे पहले देख रहे थे हम कैपिलरी एक्शन क्या होता है। जो वाटर ऊपर जा रहा है कैपिलरी एक्शन की मदद से जाता है। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ए लिक्विड इनटू पोरस मटेरियल। ये क्या होता है ना, लिक्विड का फ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लिक्विड, पोरस मटेरियल में लिक्विड का फ्लो होता है। और ये जो मूवमेंट होता है इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जरूरत नहीं पड़ता है, और इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जरूरत नहीं पड़ता। ये मतलब ज़्यादातर केस में ग्रेविटी के अपोजिट ही जाता है। जैसे कि ग्रेविटी क्या नीचे लग रहा है, तो देखिए ग्रेविटी नीचे लग रहा है लेकिन वाटर क्या ऊपर जा रहा है, तो ज़्यादातर केस में ग्रेविटी के अपोजिट लगता है। जो ये कैपिलरी रिएक्शन है ग्रेविटी के अपोजिट लगता है, देखिए लिखा हुआ है ना, इनफैक्ट इट ऑफन एक्ट्स इन अपोजिशन टू ग्रेविटी। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि फोर्स नीचे लग रहा है फिर भी पानी ऊपर जा रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बिटवीन लिक्विड एंड सराउंडिंग सॉलिड, जो हमारे टिश्यू पेपर और वाटर के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, उसी मदद से पानी ऊपर ऊपर, जैसे देखिए पानी आया, यहाँ आया, यहाँ आया, पानी आ गया, और यहाँ पे सॉलिड मटेरियल होगा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो पानी फिर यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ का सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, धीरे धीरे पानी ऊपर जा रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो वाटर है उस सॉलिड सरफेस में ऊपर जा रहा है। जब एक बार आप एक्सपेरिमेंट को देख लिए, इस शॉर्ट वीडियो को देख लिए, उसके बाद आप वापिस डिफिनेशन पढ़िएगा। डिफिनेशन में क्या लिखा हो, मोबाइल फेज मिक्सर को क्या करते हैं, मोबाइल फेज में डालते हैं जो हमारा सेपरेट करने वाला था, और फिर वहाँ पे स्टेशनरी फेज क्या था, हमारा टिश्यू पेपर था। वापिस एक बार डिफिनेशन पढ़िएगा, फिर आप लोग वहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, वापिस से समझिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जब आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये पहला ऑब्जर्वेशन था, हम कैपिलरी रिएक्शन समझ चुके हैं। हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे वाटर ऊपर मूव कर रहा है पेपर स्ट्रिप में, इट टेक्स अलोंग द डाइज प्रेजेंट इन द इंक। जो इंक में डाइज प्रेजेंट है, इंक में बहुतों कलर का डाइज प्रेजेंट है। देखिए अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट से पता कर लेंगे, आप वीडियो देखेंगे वहाँ पे येलो है, ब्लू है, रेड है, बहुत सारा कलर का डाई प्रेजेंट है उप्स ब्लैक इंक में। तो क्या हो रहा है, वो जो डाई है उसको क्या कर रहा है, वाटर अपने साथ ऊपर ले जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए जो इस इंक में बहुतों कलर का डाई प्रेजेंट है, उसको वाटर अपने साथ ऊपर ले जा रहा है। इसको लिख लीजिए एक बार, फिर हम लोग अगला ऑब्जर्वेशन और 2-3 ऑब्जर्वेशन है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, फिर हम लोग अच्छे से एक बार समझ लेंगे। हम लोग यहाँ पे अब तीसरा ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं।
डाई विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व फर्स्ट राइजेस फास्टर एंड प्रोड्यूस ए कलर ऑन द पेपर एट हाई पोजीशन। जैसे कि ब्लैक इंक में बहुत सारा कलर का डाई था, देख आप ऑब्जर्व किए होंगे कि येलो है, ब्लू है, रेड है। जो ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर में वो सबसे पहले मूव करेगा, जल्दी से राइज फास्टर करेगा, जल्दी ऊपर मूव करेगा। और वो सबसे ऊपर में जो हमारा पेपर है, टिश्यू पेपर है, उसके सबसे ऊपर में कलर स्पॉट अपना कलर दिखाएगा। कि आप लोग देखेंगे वहाँ पे कि इसमें सबसे ऊपर में कौन आ रहा था, सबसे ऊपर में आ रहा था शायद येलो आ रहा था, सॉरी सबसे ऊपर में ब्लू आ रहा था, फिर रेड, फिर येलो। तो ब्लू सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है, फिर बीच में रेड और सबसे कम येलो सोल्यूबल है मोबाइल फेज में, यानी कि वाटर में। वाटर में सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन है? ब्लू कलर। जो डाई में ब्लू कलर का थी, जो इंक में ब्लू कलर का डाई है सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है, इस सबसे पहले मूव कर गया। और जो कम सोल्यूबल यानी कि येलो, देखिए दिल्ली सोल्यूबल डाई डिजॉल्व ए लिटिल लेटर, थोड़ा देर बाद वो डिजॉल्व करता है वाटर में। राइज लोअर एंड फॉर्म कलर स्पॉट एट सम हाइट ऑन द पेपर, कुछ यहाँ पे अपना कलर स्पॉट, यहाँ पे येलो कलर का स्पॉट आता है, यहाँ पे ब्लू कलर का और यहाँ पे रेड कलर का। जो ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर में, ज़्यादा सोल्यूबल है मोबाइल फेज में, वाटर को हम लोग मोबाइल फेज बोल रहे हैं यहाँ पे। वो राइज फास्टर, वो जल्दी मूव करेगा, जल्दी ऊपर जाएगा। और राइज मतलब ऊपर उठना था और ऊपर में स्पॉट बनाएगा। जो लेस सोल्यूबल है थोड़ा देर बाद वाटर में सोल्यूबल होगा और फिर पेपर के नीचे में अपना स्पॉट बनाएगा। अच्छा, हम लोग वहाँ पे बात किए थे इस पॉइंट के बारे में कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम लोग का इतना ऑब्जर्वेशन था, इतना ऑब्जर्वेशन हम लोग लिख लिया यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट देख रहे हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को हम लोग क्या करते हैं? पॉल्यूशन, लेक और वाटर के पॉल्यूशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। और ऐसे हम पॉइंट मिस कर गया था, हमको ऊपर लिखना चाहिए था। आप लोग शुरुआत में लिख लिया क्रोमेटोग्राफी, जहाँ से शुरू किया वहीं से लिख लीजिएगा कि क्रोमेटोग्राफी को हम कैसा मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। जैसे डिस्टिलेशन में 2 मिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट कर रहे थे और सेपरेटिंग फनल में 2 इमिसिबल लिक्विड को। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा मिक्सचर को सेपरेट करेंगे जिसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम हो, जिसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्लोजर हो, ऐसा मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं। लिख लीजिए। फिर हम क्रोमेटोग्राफी का मैकेनिज्म देखेंगे, फिर वहीं पे हम इतना ही पढ़ के ख़त्म कर देंगे क्रोमेटोग्राफी को हम लोग। आप लोग ऊपर में लिख लीजिएगा जहाँ हम लोग क्रोमेटोग्राफी शुरू किए थे। क्रोमेटो मतलब होता है कलर और ग्राफी मतलब होता है, और ग्राफी मतलब होता है राइट। ये जो एक्सपेरिमेंट है कलर के बेसिस पे, आप लोग तो अब देखे होंगे कि कैसा कलर आ रहा है। हम लोग चेक कर रहे हैं कि ब्लैक में कितना कलर है, ये कलर के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हम लोग इसका नाम पर है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटो मतलब होता है कलर और ग्राफी मतलब राइट लिखना है, कलर को ऑब्जर्वेशन में लिखना। इसके डिस्कवरर थे, उनका नाम था मिखेल टेस्वेट। और इनको रशियन बोटनिस्ट थे और इनको फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है। बस जनरल नॉलेज के लिए लिख ले रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा मिखेल टेस्वेट। इसका हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखे थे ना कि यहाँ पे हम लोग ब्लैक इंक डाले थे, इतना दूर मान लीजिए ब्लैक इंक है, ये हमारा ब्लैक इंक है। जब इसको पानी में डिप किए तो क्या हुआ, सबसे ऊपर कौन कलर आ गया? ब्लू कलर आ गया। यहाँ पे ब्लू कलर आ गया। ये मान लीजिए ये हमारा ये जो ट्रायंगल है ब्लू कलर का है, ब्लू कलर डिनोट कर रहा है। ये हमारा रेड कलर और ये हमारा येलो कलर। तो आखिर ये कुछ मतलब ब्लू कलर ऊपर क्यों आ गया और येलो कलर नीचे क्यों रह गया? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो ब्लू कलर है, इस ब्लैक इंक में ब्लू कलर का डाई था, ब्लू कलर था, वो जो मोबाइल फेज ज़्यादा सोल्यूबल था इसलिए ऊपर चला गया, और येलो कलर जो कम सोल्यूबल इसलिए नीचे रह गया। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेपरेशन ओकर ड्यू टू डिफरेंशियल पार्टिशनिंग ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। क्या हुआ कि ये हमारा स्टेशनरी फेज है, ये हमारा स्टेशनरी फेज है ना, तो इसमें जो येलो कलर था, इसमें येलो कलर स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सोल्यूबल था और येलो कलर मोबाइल फेज में कम सोल्यूबल था। जैसे कि देखिए हमारा येलो कलर है, येलो कलर स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सोल्यूबल था इसलिए यहीं पे रह गया, यहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया। और जो ब्लू कलर था स्टेशनरी फेज में, सॉरी मोबाइल फेज में ज़्यादा सोल्यूबल था इसलिए ऊपर चला गया। तो सबसे ज़्यादा हम अगर क्वेश्चन पूछे कि जो कौन सा कलर है जो मोबाइल फेज में ज़्यादा सोल्यूबल, तो आप लोग बोलिए ब्लू कलर। कौन सा कलर जो है जो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सोल्यूबल, तो येलो कलर। इस तरह से रेड जो है दोनों बीच में है, तो इसलिए ऐसा रह गया। इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लिख लीजिएगा। एक कारण से जो कलर ऊपर नीचे हो रहा है। और यहाँ पे जब
क्रोमेटोग्राफी अच्छे से पढ़ेगा तो यहाँ पे आता है टर्म, हम कैसे पता करेंगे ऊपर कौन सा कलर है। तो हमको कलर दिख गया, कितना जगह कलर नहीं दिखता है, तो हम लोग वहाँ पे एक आता है रिटेंशन फैक्टर करके वो सब निकालते हैं, डिस्टेंस वगैरह निकालते हैं कि सॉल्वेंट कहाँ तक गया, कलर कहाँ तक गया। इस तरह से हम लोग रिटेंशन फैक्टर निकाल के चेक करते हैं। तो उतना जरूरत है हमको, उतना गहराई में तो पढ़ने का है नहीं, तो बस इतना ही पढ़ रहे हैं। इस पॉइंट को लिखिएगा, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर समझ लीजिएगा कि जो येलो कलर है वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सोल्यूबल है और ब्लू कलर मोबाइल फेज में ज़्यादा सोल्यूबल है, इसलिए येलो कलर यहीं पर आ गया, स्टेशनरी फेज के पास रह गया, और ब्लू कलर मोबाइल फेज के साथ ऊपर चला गया। इसका एप्लीकेशन है कलर्स इन डाई। हम लोग क्या करते हैं, डाई में कलर को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। और फिर पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर में जो पिगमेंट है उसको सेपरेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग क्लोरोफिल को, पत्ती से, लीफ से क्लोरोफिल को अलग करने के लिए भी इस एक्सपेरिमेंट का मदद ले सकते हैं हम लोग। पत्ती में, ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल होता है ना, जो हमारे साइंटिस्ट थे इसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किए थे कि क्लोरोफिल को पत्ती से अलग कर रहे थे। और फिर ड्रग्स फ्रॉम ब्लड वगैरह में कभी कभी ज़्यादा ड्रग्स आता है, ज़्यादा वो तो हानिकारक होता है हमारे लिए, तो उसको हम लोग कभी कभी ब्लड से ड्रग निकालते हैं। अगर ब्लड में ज़्यादा ड्रग रह गया तो उससे बहुत सारी बीमारी होता है, जैसे कि मेंटल पे डिपेंड मेंटल डिप्रेशन हो जाता है, मेंटल कन्फ्यूजन, ब्रेन डैमेज, लंग डिजीजेज, बहुत सारा डिजीज हो जाता है, इसलिए हम लोग को ब्लड से ड्रग निकालना पड़ता है। इतना ही क्रोमेटोग्राफी। आप लोग, ये अच्छा टॉपिक था, इसको फिर से समझिए, अच्छे से लिख लीजिए एक बार। हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन देखने वाले हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो हमारे कुछ बड़ा पार्टिकल तो फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट हो जाता है, जिसमें कि जो उसका जैसे कि हम फिल्टर पेपर में डालते हैं मिक्सचर को, तो जो बड़ा पार्टिकल फिल्टर पेपर में अटक जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फिल्ट्रेशन की मदद से कुछ चीज़ों को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। हम क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जिसको हमको सेपरेट करना था वो भी बहुत छोटा होता है, वो फिल्टर पेपर से क्रॉस कर देता है। जैसे चलनी से, मान लीजिए हम यहाँ पे कर रहे थे, चलनी से चाल रहे थे, तो क्या हो रहा था, जो चावल ऊपर आ जा रहा था और भूसा नीचे गिर जा रहा था। तो मान लीजिए चावल भी नीचे गिर जाएगा तो हमको सेपरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसको हमको दूसरा मेथड कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो यही है कि फिल्ट्रेशन की मदद से हम सब कुछ को सेपरेट नहीं कर पाते, हमको कुछ दूसरा टेक्निक जानने की जरूरत पड़ता है। तो हम लोग देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। क्या होता है कि सम टाइम सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर। कभी कभी जो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में होता है बहुत छोटा और फिल्टर पेपर से पास कर जाता है। ऐसा प्रोसेस के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसा मिक्सचर को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से सेपरेट करते हैं। इसका प्रिंसिपल है कि दैट डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो इसका है कि प्रिंसिपल है कि जो डेंसर पार्टिकल है, जैसे मिक्सचर है, जो दो चीज़ों का मिक्सचर है, तो हम जो डेंसर है उसमें जो जिसका डेंसर मतलब डेंसिटी, जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसको हम उस पर कुछ फोर्स लगाते हैं ताकि वो नीचे जाकर बैठ जाए और जो लाइटर पार्टिकल ऊपर रह जाए। जैसे कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये जो टर्म आया ये आया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको। होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब होता है ना कि जब हम मान लीजिए एक धागा में हम कुछ आगे ईटा या कुछ ढेला, मतलब इतना बड़ा कुछ बांध लें, उसको घुमाएं, ऐसे जैसे घुमाएं हम, ये हमारा देखिए हाथ में ऐसा है और ये इसको हम घुमा रहे हैं यहाँ पे ढेला बांध के। तो क्या आपको लगता है कि आपका हाथ आप घुमाइएगा तो आपको लगता है आपको हाथ को खींच रहा है, ये ढेला इधर जाना चाह रहा है और ये रस्सी जो है इसको इधर खींचे हुए है। तो यहाँ पे दो तरह का फोर्स लग रहा है। जो फोर्स अंदर की ओर लग रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स अंदर की ओर लग रहा है मतलब सर्कुलर मोशन में घूमेगा ही, सर्कुलर मोशन में घूमेगा नहीं। तो जो फोर्स रेडियली इनवार्ड लग रहा है, जो अंदर की ओर लग रहा है, हमारे तरफ लग रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो फोर्स बाहर की ओर लग रहा है उसको बोलते हैं, इस फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम लोग इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही आया है सेंट्रीफ्यूगेशन। हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मदद लेंगे इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक वीडियो देख लेते हैं। उसमें क्या करेंगे हम लोग, मड्डी वाटर को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के मिक्सचर को, वहाँ पे हम लोग सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, एक होता है हैंडी छोटा सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में, उसको जब हम घुमाएंगे
तो क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मिट्टी क्या है, मिट्टी डेंसर पार्टिकल है, मिट्टी का ज़्यादा डेंसिटी है, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। ये हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन है और हम 2 बीकर में एक मडी वाटर लिए हैं और एक बीकर में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं। इसको हम लोग सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। हम लोग मडी वाटर को टेस्ट ट्यूब में भर लिए हैं और उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देंगे और फिर इसी तरह से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे और फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देंगे। ये हमारा हैंडी सेंट्रीफ्यूज मशीन है। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो हम लोग हाथ से चलाते हैं, छोटा सा हैंडी सेंट्रीफ्यूज मशीन है। और फिर इसको हम लोग अब घुमाएंगे, जितना ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा इसको हम लोग स्पीड से घुमा रहे हैं, कुछ मिनटों के लिए इसको हम घुमाएंगे और फिर इसको अब कुछ देर घुमाने के लिए, कुछ समय घुमाने के बाद इसको अब हम लोग रोक देंगे। रुकने के बाद हम लोग चारों टेस्ट ट्यूब को बारी बारी से चेक करेंगे कि उसमें क्या अंतर आया है। देखिए, इसमें पहले मडी वाटर था, मड और वाटर का मिक्सचर था। अब देखिए नीचे मिट्टी जमा हो गया और पानी ऊपर जमा हो गया है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी तरह से हम लोग सिलेक्ट लाइम वाला भी टेस्ट ट्यूब चेक करेंगे। देखिए, इसमें नीचे कैल्शियम जमा हो गया, ऊपर पानी रह गया है। नीचे कैल्शियम ऑक्साइड जमा हो गया, ऊपर पानी रह गया है। यहाँ पे भी मिक्सचर सेपरेट हो गया है। आप लोग उस शॉर्ट वीडियो को देखेंगे तो आप वहाँ पे क्या देख रहे थे कि हम मडी वाटर को पूरा उसे फोर्स लगा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, पूरा चारों ओर घुमा रहे हैं। तो क्या मिट्टी नीचे बैठ जा रहा है। यही है कि जो मिट्टी डेंसर पार्टिकल है उसको हम फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो नीचे बैठ जाए और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर ही रह जाए। यानी उसको स्पम रैपिडली, उसको तेज़ी से घुमाएं तो बहुत तेज़ी से घुमाना पड़ता है। उस लगभग 400 या कुछ 400-500 रेट पर आरपीएम से घुमाना पड़ता है उस मशीन को, तब जाके काम करता है। हम जितना ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं अब कि इस सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इसका यूज होता है लेबोरेटरी में, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। और फिर इसको हम लोग डायरी या फिर घर में जब हमको मिल्क से बटर या क्रीम से हमको बटर जब निकालना होता है तो वहाँ पे भी आप डेयरी वेरी में जाते होंगे, देखते होंगे मशीन, उसको ऐसे से घुमाते हैं ना, ऐसा से घुमाते हैं तो वहाँ से हम लोग को क्रीम से बटर निकल जाता है। या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। गीला कपड़ा को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं तो कपड़ा सुखा देता है ना, क्या करता है, कपड़ा को खूब तेज़ी से घुमाता है तो उसका जो वाटर पार्टिकल कपड़ा रहता है वो बाहर फेंक देता है और कपड़ा अंदर रह जाता है, वाटर पार्टिकल बाहर निकल जाता है और कपड़ा सूख जाता है। एक कुछ इसका एप्लीकेशन था। अब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे, उसके बाद लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। हम लोग यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टल क्या होता है। सबसे पहले क्रिस्टल क्या होता है देख लेते हैं। क्रिस्टल इज ए सॉलिड पार्टिकल। क्रिस्टल क्या है, सॉलिड पार्टिकल है in which the constituent molecules, atoms और ions are arranged in some fixed and rigid repeating 3D pattern और lattice। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। इसमें जो इसके बीच में जो हम लोग बात करेंगे एटम्स आयंस के बारे में। इसमें क्या होता है ना, जो इसका कंस्टिट्यूएंट है, जैसे मोलिकुल्स हो सकता है या फिर एटम्स या फिर इसका आयन, ये सब क्या होता है, कुछ फिक्स्ड वे में अरेंज होता है। और रिजिड मतलब कठोर, फिक्स्ड है, रिजिड है और रिपीटिंग है, बार बार रिपीट कर रहा है, कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 3D पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और या फिर लैटिस हम लोग पढ़ेंगे। लैटिस क्या होता है, लैटिस एनर्जी से वगैरह, जैसे कि एक NaCl है, NaCl का एक मोलिकुल है, बहुत सारे NaCl मिला के एक स्लैग बनाएगा ना, उसको बोलते हैं लोग लैटिस। अच्छा, इसको पढ़ेंगे, लैटिस बारे में पढ़ लेंगे, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लैटिस बारे में पढ़ लेंगे। लैटिस एनर्जी लोग हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ये सिंपल सा क्रिस्टल का डिफिनेशन है। एक डिफिनेशन और है कि दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टल। एटम्स और मॉलिक्यूल होता है वो ऑर्गेनाइज होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, उसका पैटर्न फिक्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। तो समझ सकते हैं कि इसको, जैसे कि अब एक चीनी आता है, पहले थी, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इतना बड़ा ढेला में आता है, इतना बड़ा बड़ा चीनी का ढेला आता है,
दुकान वुकान में भी मिल जाता है, उसको हम चीनी का क्रिस्टल बोल सकते हैं। उसमें क्या आप देखेगा ना कि धागा कभी क्या आपको खाइएगा ना, कितना लोग खाते भी उसको, मतलब खाने का चीज़ होता है, उसमें आपको कहीं कहीं धागा मिल जाता है। तो क्या किया जाता है, चीनी का क्रिस्टल बनाया हुआ रहता है। अब दुकान में जाकर पूछेगा, उसको शायद मिश्री का ढेला बोलते हैं ऐसा करके हम लोग हमारी तरफ, तो आप भी पता कीजिएगा दुकान में तो आपको मिल जाएगा। उसको हम लोग चीनी का क्रिस्टल बोल सकते हैं। उसमें बीच में धागा रहेगा, धागा क्यों रहेगा इस बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि धागा क्यों रहता है उसमें। तो सब क्रिस्टल लिख लीजिए। और फिर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें हम लोग सॉलिड क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं फ्रॉम अनदर फेज, मतलब सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। लिक्विड से हम लोग सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं, फिर गैस से सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं। अगर सॉलिड से फॉर्म कर रहे हैं, सॉरी लिक्विड से सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन। या फिर हम लोग क्या कभी कभी कोई रिएक्शन करके क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव क्रिस्टलाइजेशन। हम लोग देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस से भी सॉलिड फॉर्म कर सकते हैं सॉलिड क्रिस्टल, या फिर लिक्विड से भी सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं। हम देखते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इतना ही रखेंगे आज के लिए। हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख रहे हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या 9th का एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं दिया, उस पर टॉपिक का कुछ अलग ही नाम दिया, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन में नाम दिया था हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क या फिर क्रीम फ्रॉम बटर। और फिर इस क्रिस्टलाइजेशन में दिया क्या, हाउ कैन बी सेपरेट कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योरिटी, जैसा कुछ दिया नाम, हाँ फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो ऐसा नाम नहीं दिया, हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप लोग नाम खुद से समझ लिया कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो, बस एग्जाम्पल दे दिया, उसको समझा दिया। उस टॉपिक जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन, ऐसा करके नहीं बताया, बस नाम दे दिया, एग्जाम्पल का नाम देके टॉपिक पढ़ा दिया। तो इसका क्रिस्टलाइजेशन का टाइप है, इवापोरेटिव क्रिस्टलाइजेशन है, कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन है, रिएक्टिव क्रिस्टलाइजेशन है। ये डिपेंड कर रहा है कि हम कैसा, हमको क्या सॉलिड क्रिस्टल बनाना है, हम लिक्विड से बना सकते हैं या गैस से बना सकते हैं, फिर रिएक्शन करा बना सकते हैं। अगर रिएक्शन करा के हम क्रिस्टल बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिएक्टिव क्रिस्टलाइजेशन या फिर प्रिसिपिटेशन। अगर हम सॉल्यूशन को या फिर लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग ठंडा करके बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन। बस यही कुछ क्रिस्टलाइजेशन है। हम लोग देख क्या रहे हैं, आखिर क्रिस्टलाइजेशन में हो क्या रहा है, हम लोग क्या करें सॉल्यूशन, मान लीजिए कि नमक और पानी का सॉल्यूशन है, उसका हम क्रिस्टल फॉर्म करना है, नमक और पानी का क्रिस्टल फॉर्म करना है। या फिर कॉपर सल्फेट, हम अभी एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट प्लस एक मिनट सैचुरेटेड, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ हम लोग क्या करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट को मिला के हम लोग वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, अभी हम लोग वीडियो देखने वाले। या फिर हम लोग नमक पानी का भी क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन नमक और पानी का भी सॉल्यूशन को हम लोग क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए एक वीडियो देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। एक वीडियो आप लोग देख लीजिए एक बार। हम लोग साल्ट क्रिस्टल बना रहे हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, इसके लिए हम लोग को थ्रेड का जरूरत पड़ रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट का जरूरत पड़ रहा है। हम लोग को सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कर रहे हैं हम लोग, ताकि इससे हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सके। उसमें हम लोग अब कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, कीप ऑन एडिंग कॉपर सल्फेट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन टिल नो मोर साल्ट इज डिसॉल्व्ड। हम लोग जब तक उसमें कॉपर साल्ट ऐड करेंगे तब जब तक कि जो साल्ट है कॉपर सल्फेट साल्ट है उस डिजॉल्व होना बंद नहीं हो जाएगा, जब तक हम लोग उसमें ऐड करते रहेंगे। जब ऐड होना बंद हो जाएगा उसमें डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तब हम छोड़ देंगे। अब हम लोग पेंसिल में थ्रेड मान लेंगे और एक खाली ग्लास में उसको रख लेंगे। उस थ्रेड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएशन सेंटर। उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर साल्ट है उसको हम लोग अब ऐड कर देंगे। थ्रेड बीच में रहेगा और उसमें लोग क्या करें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐड कर दे रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, लगभग 15 दिनों के लिए छोड़ देंगे। हम कुछ दिन बाद देखेंगे, उस पेंसिल को निकाल के देखेंगे तो क्या देखते हैं, उसमें हम लोग क्रिस्टल बना हुआ है, साल्ट का क्रिस्टल बना हुआ है। आप लोग शॉर्ट वीडियो देखें। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि साल्ट का क्रिस्टल बना रहे हैं, किसका साल्ट का, कॉपर सल्फेट का साल्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट।
आखिर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन इज सोल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व। हम कोई भी रूम टेम्परेचर पे जैसे कि पानी में नमक मिला रहे हैं, ये तो कॉमन साल्ट हो या फिर कॉपर सल्फेट हो, तो एक मैक्सिमम अमाउंट तक डिजॉल्व होगा, उसके बाद डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। उसको जब रूम टेम्परेचर पे कॉपर सल्फेट या फिर कॉमन साल्ट डिजॉल्व होना पानी में बंद हो जाए, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें नमक घुलना, साल्ट घुलना बंद हो जाए रूम टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कोई भी सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसका सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। देखिए यहाँ पे पार्ट लिखे हैं, सोल्युबिलिटी इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर दिया जाता है। तो हम आप एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि उसमें हम टेम्परेचर गर्म कर रहे हैं और उसमें और कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं। हम उसमें कॉपर सल्फेट डालते रहेंगे, एक समय पे कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाएगा। हम लोग मान लीजिए हाई टेम्परेचर मान लीजिए कर दिए 100 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे क्या होगा, साल्ट घुलना बंद हो जाएगा। तो जो गर्म, उसको बोलते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, यहाँ ये जो हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल रहे हैं मान रूम टेम्परेचर में ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर पे उसको हम क्या किए, टेम्परेचर बढ़ा दिया और उसमें और कॉपर सल्फेट ऐड कर दिए। उससे क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। हम उसमें और साल्ट मिलाने के लिए क्या किए, हम उसमें कॉपर टेम्परेचर बढ़ा के कॉपर सल्फेट ऐड कर दिए। तो आप लोग वहाँ देखोगे कि हम लोग पेंसिल में धागा भी बांध रहे हैं। धागा बांध रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का साल्ट उसमें आके लैटिस बना ले रहा है, 3D स्ट्रक्चर बना ले रहा है। तो ये हम उस धागा को बोलते हैं न्यूक्लिएशन सेंटर। इसीलिए आप जब वो बोले ना चीनी का ढेला मिश्री खरीदिएगा तो उसमें आप देखिए धागा मिलता है। धागा क्यों मिलता है, क्योंकि वो न्यूक्लिएशन सेंटर है। वही धागा में सारा ऐसा ऐसा लटक जाता है, वो होता है न्यूक्लिएशन सेंटर, ऐसा ऐसा उसमें साल्ट आके चिपक जाता है, यही है। और उसमें क्या अगला पॉइंट है, दिस साल्ट फ्रॉम दिस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन गेट्स प्रिसिपिटेटेड आउट व्हेन दिस सोल्यूशन रिटर्न्स टू रूम टेम्परेचर। हम उसमें तो बहुत सारे कॉपर सल्फेट ऐड कर दिए हाई टेम्परेचर करके। जब वो टेम्परेचर लो होगा, कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, 10-15 दिनों के लिए, टेम्परेचर लो होगा तो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उसमें जो कॉपर सल्फेट है वो प्रिसिपिटेटेड आउट हो जाएगा जब रूम टेम्परेचर आएगा, प्रिसिपिटेट बना लेगा। तो यही है क्रिस्टलाइजेशन। इसका हम लोग कुछ लोग एडवांटेज देख लेते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं। हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं अब। क्रिस्टलाइजेशन का क्या क्या एप्लीकेशन है। हम लोग बात करते हैं कि समुद्र में बहुत सारा नमक है, समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो वहाँ से हम लोग नमक जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में वो सी वाटर से आता है। तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन की मदद से हम लोग सी वाटर से साल्ट निकालते हैं। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले हम पानी को निकालते हैं, पहले उसको हम इवापोरेट कराते हैं, बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, इस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बस इतना जानना है कि हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं सी वाटर से साल्ट निकालने के लिए। और सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम क्या होता है, पोटासियम फिटकरी, उसको लोग नॉर्मली फिटकरी बोलते हैं। इसको हम लोग इम्प्योर सैंपल से भी क्रिस्टलाइजेशन की मदद से ही निकालते हैं। इतना एप्लीकेशन है। इसमें एक टॉपिक छूट गया है कि हम जो क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है, वो इवेपोरेशन से बढ़िया है। ऐसा क्यों, इस बारे में हम लोग अगले लेक्चर में, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। फिर हम वहाँ पे देख लेंगे कि एयर को कैसे सेपरेट करते हैं। बस ये सब चीज़ हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।